हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे। सब लोग अपने को कोरोना से बचा के चलें। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि जितनी भी वीडियो मैंने आपको भेजी है, आई होप सो कि आप सब उनको बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। डेफिनेटली अगर आप उन वीडियोज़ को बार बार देखेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी जो सब्जेक्ट की तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, आज हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फेडरलिज्म लेसन को स्टार्ट किया था। आज हम लोग जो है फेडरलिज्म के दो कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट और लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। डेफिनेटली आपको जो है अपनी बोर्ड का जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में। देखिए 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे। ठीक, जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में नई थी। अगर हम अपने देश की डिफरेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारे नए राज्य बनाए गए थे, बहुत सारी पुरानी स्टेट जो है ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसी थी जो हमारी डाइवर्सिटी के बिहाफ पे या एथनिसिटी के बिहाफ पे या ज्योग्राफी के बिहाफ पे भी डेवलप की गई थी। उसी टाइम पीरियड में हमने एक कंसेप्ट के ऊपर काम किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना। या ऐसे समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए इस एरिया में हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं तो ये हिंदी भाषियों का प्रदेश बन गया है ना। कहीं पे तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं तो वो तमिल भाषियों का प्रदेश बना दिया गया था। और डेफिनेटली अगर हम उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात करें तो उस समय के लिए जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियन थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर थे, वो उस चीज़ को लेकर थोड़े से भयभीत थे कि कहीं इससे हमारे देश की जो एकता है वो खतरे में ना पड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये जो थ्योरी हमने यूज़ की थी लिंग्विस्टिक स्टेट की, अर्थात भाषा के आधार पर जब आप राज्य का निर्माण करते हैं तो ये पूरी तरह से हमारे यहाँ पर कामयाब सिद्ध हुई थी उस जमाने में भी और ये आज भी सिद्ध है। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की, देखिए इंडिया में क्या है कि नेशनल लैंग्वेज का दर्जा हमने किसी भी भाषा को नहीं दिया है। अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इंडिया में आप ये मानो कि 40% लोग जो हैं वो हिंदी को बोलते हैं। क्लियर? लेकिन इसका मतलब ये है कि बाकी 60% लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कंपटीशन देने के लिए जाते हैं तो जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 शेड्यूल लैंग्वेजेज जो है दी गई हैं। तो उन 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं हिंदी को जोड़कर उनमें से जिस भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर की डिमांड करेंगे उसी में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो 1965 तक जो है ये डिसाइड था कि भाई 1965 में हम अंग्रेजी को जो है रोक देंगे सरकारी कामकाज में और जो अदर लैंग्वेजेज हैं हमारी या हिंदी जो है उसके ऊपर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो जब 1965 में जो सरकारी कार्य था उसमें हमने इंग्लिश का प्रयोग या उसका जो यूज़ था वो बंद कर दिया। तो जो हमारी सदर्न स्टेट थी, खासतौर से तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ इस चीज़ का विरोध किया गया और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश कर रही है, जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट की टेंडेंसी ऐसी नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि तमिलनाडु में हिंसा भड़क गई थी और उससे काफ़ी दिक्कतें जो है आई थी। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने अपने पैर वापस खींच लिए, अर्थात जो है उन्होंने तमिलनाडु के ऊपर इस चीज़ के लिए कोई बाउंडेशन नहीं डाली। तमिलनाडु क्या किसी भी स्टेट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं डाली है कि भाई आपको जो है हिंदी को यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने हिंदी का प्रमोशन बंद कर दिया है। हिंदी का प्रमोशन हम उस टाइम पीरियड से करते आ रहे हैं डेफिनेटली और आज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका प्रमोशन जो आप करते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी भी स्टेट के ऊपर अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश करें। जनरली अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसको हम ले लेते हैं और इंग्लिश। देखिए इंग्लिश जो है इंडिया में भी कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है। तो मान लीजिए आप कर्नाटक में रहते हैं तो कन्नड़ लैंग्वेज में आप जो है सरकारी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इंग्लिश क्योंकि पूरे देश की भाषा बन रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ किया जा रहा है तो हम उसमें भी काम कर सकते हैं। हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो जो भी सरकारी कामकाज है आप हिंदी में भी इसको कीजिएगा और इंग्लिश में भी आपको करना है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे एक और चीज़ पता लगती है कि जो हमारे पॉलिटिशियन थे वो बहुत कॉन्शियस थे, ठीक है ना। हमें अपने कंट्री को जो है डिवाइडेशन से बचाना था, किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचाना था। तो इसलिए हमने बहुत समझदारी के साथ ये काम किया कि किसी भी राज्य के ऊपर हमने जो है अपनी भाषा यानी जो हिंदी भाषा है जिसको हम कह सकते हैं नेशनल लैंग्वेज का दर्जा भले ही हमने ना किया हो, लेकिन उसको थोपने की कोशिश नहीं की गई और इजीली जो है हमारा जो कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग था वो आराम से अप्लाई होता चला गया। आई होप कि आपको दोनों टॉपिक बिल्कुल क्लियर होंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट भी और लैंग्वेज पॉलिसी भी। फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है बार बार उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।